सो हम लोग बात कर रहे थे कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस जो मतलब जो कंज्यूमर क्या होता है, जो एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है, मतलब यूज करता है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस ये एक्चुअल में क्या है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। मतलब ये होता क्या है कि कंज्यूमर मेरा क्या पे करना चाहता था और क्या उसने एक्चुअली पे किया। इसका जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो इसका जो होगा डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स द कंज्यूमर एक्चुअली पे एंड व्हाट ही इज विलिंग टू पे, यही मेरा कंज्यूमर सरप्लस होता है। मीन्स ये कंज्यूमर के पास ये पैसे बच जाते हैं। और ज्यादातर जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस होता है। कंज्यूमर सरप्लस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस, इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस। अगर इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये मेरा प्राइस है, इधर इधर क्वांटिटी जितना ये कंज्यूम कर रहा है, और इसके ये निगेटिव स्लोप है। और लेट से हमने इस पी नॉट प्राइस पे इसको हमने परचेज किया। मतलब इस कमोडिटी के लिए मैं कितना पे कर सकता था, मैक्सिमम इतना पे कर सकता था। ठीक, मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट है जहां पे ये इसका मतलब होता है विलिंग टू पे। मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, विलिंग टू पे। इस इतना पैसा ये मेरा मैक्सिमम है। और व्हाट एक्चुअली ही पे, मतलब इसने एक्चुअली कितना पे किया, ये एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल प्राइस। और यही जो डिफरेंस होता है, ये जो एरिया है, रेड कलर का एरिया होता है, इसी को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। सरप्लस कहते हैं। ठीक, ये चीज है। अब इसी के बाद इसका बहुत सा ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टैक्स में भी होता है, ठीक, मोनोपोलिस्टिक होता है, गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी डिसाइड करता है। उतना हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए बस इतनी चीजें हैं। ठीक, उसी तरीके से अगला जो टर्म है वो है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है हमारा, कि प्रोड्यूसर में मतलब कि एक कोई चीज बना रहा है तो उसमें जो उसका मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट लगा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और उसका मार्केट में उसको क्या प्राइस मिल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सिंपली क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है, एंड मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। कि मतलब एक जो है मार्केट प्राइस कितना मिल रहा है उसको, और उसके बाद तो जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस और सप्लाई में इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी थोड़ी सी। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा कि मार्केट में जितना ज्यादा इसको प्राइस मिलेगा उतना ये उसको सप्लाई करेगा। ठीक, और इसकी मिनिमम कॉस्ट इतनी है। ठीक है, और मार्केट में इसको प्राइस इतना मिल गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस एरिया है ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है।
ठीक है। सो मार्केट प्राइस में इतने में बिक गया बाजार में, जबकि उसकी जो कॉस्ट है, ठीक, मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट जो थी 100 रुपए में लगी और उसको बाजार में 200 रुपए मिल गए या 150 रुपए मिल गए, तो जो 50 रुपए है वो हमारे प्रोड्यूसर के लिए सरप्लस या उसकी ये प्रॉफिट है। अब अप्रोच की बात करते थे, तो यूटिलिटी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, कार्डिनल अप्रोच होता है, एक ऑर्डिनल अप्रोच होता है। इंडिफरेंस कर दिए फेस हाँ, कार्डिनल अप्रोच, जब हम यूटिलिटी कंज्यूमर की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और पढ़ा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो दो लॉ पढ़ा था उन्होंने, एक गॉसेन फर्स्ट लॉ और गॉसेन सेकंड लॉ बोला था। ये एक तरीके से कार्डिनल मतलब कि एक नंबर्स की बात करता है, रैंकिंग की मतलब उसमें बात कर रहा है, डिजिट में बात कर रहा है, क्वांटिटी में बात करता है कार्डिनल अप्रोच। एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में ऑर्डर की बात होती है या रैंकिंग की बात होती है अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं इनडिफरेंस कर्व। डिफरेंस कर्व, और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हिक्स एंड एलन। पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों का एक नोट्स बना लेंगे, बाकी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे दो कमोडिटी है, ग्राफ हमने पहले से जानते हैं कि जैसे हमारा आइसो क्वांट कर्व वहां पे होता है, उसी तरीके से इनडिफरेंस कर्व हमारा यूटिलिटी के लिए होता है। जैसे एक कमोडिटी y1 है, एक कमोडिटी मेरी y2 है, और ये मेरा इनडिफरेंस कर्व है। इसमें हमारा क्या चीज होती है कि इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन। फैक्शन, इन दोनों गुड्स को कंज्यूम करके हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। ये इस पूरे कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और बाकी ये कन्वेंस टू ओरिजिन होता है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में, ठीक है। ये निगेटिव स्लोप होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। ये सारी चीजें इसमें देखते हैं, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इनइक्विवेलेंट टू आइसो क्वांट कर्व। आइसो क्वांट कर्व, क्वांट कर्व। और वहां पे जहां पे हम लोग ने आइसो कॉस्ट लाइन पढ़ी थी, यहाँ पे बजट लाइन होती है कि बजट मतलब आपके जेब में कितने पैसे हैं, बजट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन होती है, ये इक्विवेलेंट टू आइसो कॉस्ट लाइन होती है। बाकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी सब चीज उसी तरीके का है कि जिस पॉइंट पे हमारा ये टेंजेंट का काम करेगा वही हमारा मिनिमम कॉस्ट होगा। इसमें भी जो हमारा एम है यही होती है कि हमको कैसे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम ये मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो ये हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है यूटिलिटी के लिए। तो ये दो चीजें छूट गई थी, तो उसको हम लोग ने कवर कर लिया। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, ठीक है। हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में चार चीजें आती हैं जरूर जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में पहले तो 4 फैक्टर्स होते हैं इसके। कितने फैक्टर है? 4। पहला फैक्टर है हमारा लैंड। किसी भी प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड। फिर है लेबर, फिर आती है कैपिटल, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब लैंड से हमको क्या रिवॉर्ड मिलता है? लैंड से हमको रेंट मिलता है, मीन्स इसको कहते हैं रिवॉर्ड ऑफ लैंड। लैंड से हमको क्या मिलता है? रेंट। लेबर से, लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड ऑफ लेबर वेजेस। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट। कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये चीजें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और ये। तो लैंड के बारे में सब कोई जानता है, ठीक है। और
एक तरीके से ये फिक्स्ड एसेट है। तो एसेट और लायबिलिटी के बारे में एक बार थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे बाद में। एक होता है रेंट थ्योरी, किसने दी है? तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है रिकार्डो। रिकार्डो रिकार्डो इज रिलेटेड टू रेंट थ्योरी। ठीक है, अब क्या थ्योरी है उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड जो इसमें फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा लेबर। अब लेबर जो है उसकी अलग अलग डिवीजन है। ठीक है, इसको लेबर को अगर हम क्लासिफाई करें तो लेबर वो होता है जो कि हमारा फिजिकल एफर्ट डालता है। तो लेबर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे सिंपल लेबर, वो एक सिंपल लेबर है। एक कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कॉम्प्लेक्स। एक होता है टेरिटोरियल रीजन। ठीक, टेरिटोरियल। ये 3 है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और तीसरा है टेरिटोरियल। अब बात करते हैं सिंपल लेबर क्या लेबर है, जो कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड हो जाए। सिंपल लेबर का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा है उसको कारपेंटर कह देंगे। ठीक, कोई बाल काटने का काम कर रहा है उसको बार्बर कह देंगे। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। ये सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। दूसरा चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेस्ड ऑन टास्क है। मतलब एक आदमी बहुत तरीके का काम कर सकता है। जैसे उसको कोई टास्क दिया गया, ठीक है, टास्क किस तरीके के टास्क हो सकते हैं कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो कोई चीज, ठीक है, आप कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप मैनेजर हो गए। ठीक है, या आप कोई चीज ऑपरेट कर रहे हो तो ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, मतलब इसकी ऐसा नहीं कि ऑक्यूपेशन फिक्स है कि आपको यही करना है। मतलब इस तरीके के कॉम्प्लेक्स डिवीजन लेबर वो होते हैं जो कि एक गिवन टास्क को कंप्लीट करते हैं, और ये अपने टास्क के हिसाब से इनको हम कॉम्प्लेक्स लेबर की कैटेगरी पे रखते हैं कि इनको जो काम दिया जाएगा ये करेंगे। जबकि ऑक्यूपेशन और सिंपल क्लासिफिकेशन वाले लेबर में क्या होता है, इनका एक फिक्स्ड ऑक्यूपेशन होता है, फिक्स्ड एक वर्क होता है जिसको ये परफॉर्म करते हैं। और टेरिटोरियल लेबर वो लेबर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर लोकल इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। मतलब लोकलाइजेशन, जैसे लेदर इंडस्ट्री कानपुर की है तो वहां पे ज्यादातर जो लोकल के लेबर है वो लेदर फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोकल लोकल एरिया के होते हैं। जेसन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के लोकल के एरिया में जितने भी लेबर मिलते हैं वो टेरिटोरियल टाइप के लेबर मिलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर रीजन में मिलेंगे आपको। ठीक, अब लेबर के बाद से ही, लेबर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैनेजर ऑपरेटर ये सब हो गया। हाँ हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स में ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, मतलब जिस तरीके का उसको टास्क मिलेगा, मतलब मल्टी टास्क की हम लोग बात करते हैं ना, उस तरीके का हमारा हो गया। ठीक है, मतलब इसमें केवल क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे लेबर की बात किया तो वो लेबर ह्यूमन बीइंग है, तो उसी तरीके से फिर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन थोड़ी सी चीजें लेबर से रिलेटेड है, तो इसमें थोड़ी बहुत पॉइंट्स है, पूछता है पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस कब किया जाता है, ये तमाम सारी चीजें हैं जो कि पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है। इसमें एक चीज ये होगी कि जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है किसने दी, पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, पॉपुलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। और इंडिया में पॉपुलेशन की काउंटिंग को हम लोग कहते हैं सेंसस। सेंसस, अब देखो सेंसस में क्या होता है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर काउंटेड। सेंसस में हर आदमी की गिनती होती है जिसको हम लोग जनगणना कहते हैं। एवरी वन काउंटेड। और हमारे कंट्री में यह हर 10 सालों में होता है। पिछली बार 2011 में हुआ था, इस बार हो सकता है कि 2022 में रिपोर्ट सबमिट करें क्योंकि ड्यू टू कोविड। ठीक है, हालांकि ये रिपोर्ट आनी चाहिए थी 21 में। ठीक, अब जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है इसको लिखने वाले या थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन देने वाले साइंटिस्ट हैं थॉमस माल्थस।
ठीक, इनकी एक बुक थी एन एसे ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। बुक का क्या नाम था इनके? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक, ये इनकी बुक का नाम था। ठीक, अब क्या है कि अब हमारे कंट्री में क्या होता है, एक चैलेंज क्या है देखने को मिलती है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मीन्स इसमें जो पॉपुलेशन है वो इसको कहते हैं मैथमेटिकली जेमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ा, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, मतलब इस तरीके से बढ़ रहा है। जबकि हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या है, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है, मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, फिर 14, 16, मतलब इस तरीके से हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जबकि पॉपुलेशन जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन में बढ़ रहा है। तो इसमें क्या देखने को क्या मिलता है कि एक बहुत बड़ा गैप दिखने को मिलता है, जैसे मतलब हमारा फूड प्रोडक्शन कम है या उस इंक्रीज होने का रेट उसका कम है, जबकि पॉपुलेशन का हमारा बढ़ने का जो रेट है वो काफी ज्यादा है। तो उस कंडीशन में हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जरूरत पड़ी या करने की जरूरत पड़ी, और इसलिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन को चेक कैसे किया जाए, तो उसमें दो तरीके हैं। एक तो नेचुरल वे होता है, ठीक है, जिसको पॉजिटिव चेक कहते हैं। पॉजिटिव चेक, पॉजिटिव चेक क्या है, ये नेचुरल मेथड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, जैसे नेचर डिसाइड करता है, नेचुरल मेथड टू कंट्रोल। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, अर्थक्वेक आ जाएगा, कई अर्थक्वेक आ गए, बहुत सारे लोग मर गए। पैंडेमिक कोविड जो है ये भी एक तरीके से हमारा नेचुरल चेक ही कहेंगे। कोई डिजास्टर है वो भी हमारा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चेक है। दूसरा क्या है, प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक, प्रिवेंटिव चेक का मतलब क्या है कि हम कोई लॉ इन्फोर्स करते हैं ताकि हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है, कैसे कर सकते हैं, सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब होता है नसबंदी करना। ठीक, दूसरा क्या है, लेट मैरिज। कोई भी पॉलिसी ला दो, जैसे दो के बच्चों के बाद अगर आपके बच्चे होते तो गवर्नमेंट जॉब में आपको फैसिलिटी नहीं मिलती, मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के हिसाब से ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई भी रूल्स ला सकती है, कोई भी लॉ ला सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ तरीके थे जिससे कि हम पॉपुलेशन को चेक कर सकते हैं, एक प्रिवेंटिव, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला नेचुरल मेथड है, प्रिवेंटिव वाला कोई लॉ से करते हैं। तो ये तो सिंपल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन थी। कभी कभी पूछता है कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया था। तो जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन सर देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सिडविक। तो ये काफी दो तीन जगह इनका नाम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, प्रोफेसर सिडविक। ओके, और फिर इसके बाद इसी को और आगे बढ़ाया था कैनन करके, एक तो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बढ़ाया। ठीक, और जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो एक दो पॉइंट और है, वो डाल्टन माल एडजस्टमेंट फार्मूला होता है। ठीक है, डाल्टन माल एडजस्टमेंट फार्मूला। इनके कहने का मतलब क्या है, इन्होंने बोला m इज इक्वल टू a माइनस ओ अपॉन ओ। यहां पे हमारा क्या है, a का मतलब होता है एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन। ओ का मतलब ऑप्टिमम, मीन्स कितना ऑप्टिमम पॉपुलेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं
कि आपका जो एरिया है वो ओवर पॉपुलेटेड है या अंडर पॉपुलेटेड है या नॉन पॉपुलेटेड है। मीन्स अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होता है ओवर पॉपुलेटेड एरिया है हमारा। एरिया हमारा कैसा ओवर पॉपुलेटेड, बहुत सारे लोग रहते हैं एरिया। अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है इसका मतलब होता है लेस पॉपुलेटेड एरिया या अंडर पॉपुलेटेड एरिया। लेटेड एरिया ओके। और अगर m की वैल्यू 0 होती है तो मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। ऑप्टिमम मतलब जितना होना चाहिए उतना है। तो इतनी कुछ बातें थी जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको जाननी चाहिए। ठीक, पहला हमने लैंड पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने लेबर पढ़ लिया, और लेबर में ही हमने थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब तीसरी जो चीज होती है कैपिटल। कैपिटल मीन्स जो कि प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि एक साधन कह सकते हैं कैपिटल को। अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन का एक साधन है, मतलब जिससे हम क्या करते हैं अपने कोई भी चीजों को, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ये मैनमेड मटेरियल कैपिटल जो होता है ये हमारा मैनमेड मटेरियल होता है। मटेरियल ऐसा नहीं कि मनी ही केवल कैपिटल होगा, नहीं। कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी चीजें हैं जो कि आपके मित्र प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो ये मटेरियल मैन मेड मटेरियल होता है, मैन मेड मटेरियल होता है। और इसका काम क्या होता है कि प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसका एक सिंपल लाइन में डिफिनेशन हम लोग कहते हैं, इट इज ए प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। ठीक, अब इसमें क्या है, कैपिटल का मतलब हम लोग ज्यादातर पैसे से ही समझते हैं या जमीन से समझते हैं, इसी चीजों से समझते हैं। ठीक है, तो इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसको और कैपिटल मतलब होता क्या। तो पहली बात तो नेचर ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के क्लासिफिकेशन में हम इसको क्लासिफाई करते हैं इंडिविजुअल और नेशनल। इंडिविजुअल कैपिटल और नेशनल कैपिटल और नेशनल। सो नाम से क्लियर है कि जो एक इंडिविजुअल ओन करे उसको इंडिविजुअल कहते हैं, और जो एक नेशन कंप्लीट ओन करे उसको हम लोग नेशनल कैपिटल कहते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल के लिए मनी क्या है, उसके लिए कैपिटल है, और नेशन के लिए क्या है, रेलवे। रेलवे इंडिया के लिए या हमारी कंट्री के लिए एक तरीके से कैपिटल है। ठीक है, जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो होती है, पहला ओनरशिप के बेसिस पे हो गई, दूसरा ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। की बेसिस पे, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, और या तो फिर वर्किंग कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होते हैं, ठीक है, कि जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर भी उसका उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अगर हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जैसे आज हम प्रोडक्शन 100 किलो से 200 किलो कर दें, तो भी हमारे फिक्स्ड कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आता।
ठीक है, जनरली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जिसमें मतलब कोई भी चेंज नहीं आता लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से, और दूसरी बात कि यह जो है बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो 2 पॉइंट जो हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बोलेंगे कि नॉट चेंजेस विथ चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और ये हम हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म तक की चलेगी, नहीं। शॉर्ट टर्म में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, और इट कैन बी यूज्ड मैनी टाइम, यूज्ड मैनी टाइम, बहुत बार ये इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमारा वो कैपिटल है, ठीक, जिसको हम केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल घटेगा वैसे वैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। मतलब यूज्ड ओनली वंस, एक बार इस्तेमाल होता है, ठीक। और वर्किंग कैपिटल बढ़ने से लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, एंड वर्किंग कैपिटल घटने से, वर्किंग कैपिटल घटा देंगे तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी घट जाएगा। मतलब वर्किंग कैपिटल ही हमारा डायरेक्टली प्रोडक्शन को गवर्न करता है, जबकि फिक्स्ड कैपिटल का कोई मेजर रोल नहीं होता लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल कैपिटल, नेशनल कैपिटल, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन सर अल्टरनेटिव एग्जाम्पल यूज। क्या हो सकता है इसका, फिक्स्ड और वर्किंग? जैसे कि फिक्स्ड में मशीनरी है, टूल्स है, ठीक है। जैसे आपने लैंड ले लिया, लैंड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। और अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें आपने ट्रैक्टर ले लिया, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, आपका सीड है, फर्टिलाइजर है। जितना सीड आप प्रयोग करोगे उतना आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितना फर्टिलाइजर आप यूज करोगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन आप सीड और फर्टिलाइजर केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हो ना, बार बार तो नहीं कर सकते। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल क्या, लैंड, उसी लैंड पे आप बार बार खेती कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार बार एक कैपिटल को आप लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो हो सकता है फर्दर उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी पे फर्क आए। तो जनरली हम बात करते हैं शॉर्ट रन में फिक्स्ड कैपिटल को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कोई चेंज नहीं आता। अगर आप फिक्स्ड किसी खेत में कोई सोइंग ना करो तो ऐसा थोड़ी ना कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने कोई वर्किंग कैपिटल लगाया नहीं, आपने कोई वेरिएबल कॉस्ट लगाया नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल का प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के घटने से लेवल ऑफ प्रोडक्शन घटता है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है स्कोप ऑफ अल्टरनेटिव यूज। स्कोप ऑफ अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है संक कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल। मतलब ऑलमोस्ट सुनने में एक जैसा ही लगता है, ठीक, संक कैपिटल, लेकिन नाम आ रहा है तो इसलिए लिख लें संक कैपिटल और फ्लोटिंग कैपिटल। दोनों का डिफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, जैसे फिक्स्ड और वर्किंग पढ़ा था उसी तरीके से संक और फ्लोटिंग कैपिटल भी होते हैं। जैसे संक कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है, ओनली वन स्पेसिफिक पर्पज, मतलब एक ही काम के लिए ही बनता है ये, इसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। जैसे कि गन्ना पेरने वाली मशीन है, केन क्रशर जिसको कहते हैं, तो उसका कुल मिला के घुमा फिरा के एक ही काम है कि वो गन्ने की पिराई ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जबकि फ्लोटिंग कैपिटल क्या है कि वह क्या है, कुछ भी काम कर सकता है, मतलब कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। इसका एग्जांपल है एम्प्लॉय। अब जैसे एक एम्प्लॉय है तो आप उसको पैसे दे रहे हो, आप उससे चाहे मशीन चलवा लो, चाहे दुकान चलवा लो, चाहे गाड़ी चलवा लो,
चाहे उससे उसको बैठवा लो, उससे जो चाहे वो काम करा सकते हो। मतलब फ्लोटिंग कैपिटल के आपके बहुत सारे यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि वही एक काम करेगा। जबकि संक कैपिटल का मतलब कि वो एक ही काम के लिए ही खरीदा गया, मतलब एक ही स्पेसिफिक पर्पज है उसका ओनली। जबकि फ्लोटिंग कैपिटल में मतलब उसके मोर देन वन यूजेस हम लोग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब बात करते हैं, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन इंसेंटिव। इंसेंटिव के बेसिस पे इंसेंटिव इंसेंटिव के बेसिस पे जो हमारा कैपिटल होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो रिम्यूनरेटिव कैपिटल कहते हैं, एक ऑक्सिलरी कैपिटल कहते हैं। कैपिटल होता है, एक होता है ऑक्सिलरी कैपिटल। ओके, तो रिम्यूनरेटिव कैपिटल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लेबर को कोई चीज उसके सैलरी के ऊपर कोई चीज देते हो, मतलब उसको कहते हैं बोनस है, या कोई भी चीज एक्स्ट्रा आप देते हो बियॉन्ड इट्स सैलरी, ठीक है। ये आपका क्या है? एक तरीके से रिन्यूमरेटिव कैपिटल कहलाता है। जबकि ऑक्सिलरी कैपिटल क्या है? आप उसको किसी और तरीके से मदद कर दो। जैसे कि आपने किसी इंसान को ऐसे कैपिटल दिया जो कि आपकी जरूरत मतलब ट्रांसफर कर सकते हो, आप ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। रिन्यूमरेटिव मतलब कैपिटल मतलब बोनस, मतलब आपने उसके काम के अलावा उसको एक क्या कर दिया, बोनस दे दिया, ठीक है। या कभी कभी होता है क्या, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लेबर्स होते हैं जो कि खेती होती करते हैं, और खेती करने के बाद उनको क्या करते हैं, मालिक को कुछ हिस्सा फूड ग्रेन का दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके के कैपिटल मतलब इस तरीके के जो होते हैं, ठीक है, का खर्च या जिस तरीके कैपिटल जो किसी को आप ऐसे इस तरीके से दे सकते हो गिफ्ट के तौर पे। इंसेंटिव मतलब होता है सुविधाएं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि रिन्यूमरेटिव कैपिटल, मतलब एक बार आपने दिया खत्म हो गया। और ऑक्सिलरी कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है जो कि एक तरीके से सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे आपने उनको कोई मशीन दे दी, बाइक दे दी, या कोई भी चीजें दे दी। जैसे ऑक्सिलरी कैपिटल मतलब कोई लेबर है, काम कर रहा है, ठीक है, फावड़े से काम कर रहा है, आपने उसको उनको कोई टीलेज मशीन दे दिया, तो वो उस तरीके के कैपिटल ऑक्सिलरी कैपिटल मतलब वो क्या है कि एक जो उनको हेल्प करेगा आगे के अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब जो जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको हेल्प करेगा। जबकि रिन्यूमरेटिव कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो कि आपको मतलब खुश होके या आपको ऐसे प्रोत्साहन के लिए आपको कुछ पैसे ऐसे दे दीजिए जिसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं होते। तो ऑक्सिलरी कैपिटल में ज्यादातर जैसे मशीन्स की सपोर्ट कर दो आप, ठीक है, और भी कोई फैसिलिटी आप इनको देके इस तरीके से सपोर्ट दे दो। जैसे सर जो एम्प्लॉय है, सब्सिडी सब्सिडी देते हैं वो किस में आ सकता है? सब्सिडी इसमें नहीं आता, वो तो अभी अभी बात करेंगे। उसमें दो तीन तरीके की सब्सिडी होती है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स रेड बॉक्स, वो बात की बात है। जैसे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको अगर कोई काम करना है, ठीक है, आपको एम्प्लॉय से काम करना है, आपने उसको लैपटॉप दे दिया। आपने उसको क्या किया, लैपटॉप ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय के लिए ही दिया है, उसको इसलिए दिया है कि आप ऑफिस का काम अच्छे से कर सको। ये ऑक्सिलरी कैपिटल है ऑफिस का, जिसको आपने अपने उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दिया है। और जो रिम्यूनरेटिव कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि आपने एक तरीके से रिवॉर्ड जो देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस रिवॉर्ड से वो कंपनी को ही पैसा फायदा करे। तो इस तरीके से इंसेंटिव मतलब जो आपको एम्प्लॉयर द्वारा रिवॉर्ड मिलता है, और ऑक्सिलरी कैपिटल द्वारा जो एम्प्लॉयर द्वारा आपको सपोर्ट मिलता है उसको ऑक्सिलरी कैपिटल कहते हैं। इतनी बात समझ में? यस सर। और उसके बाद जो है हमारा एक होता है यूज के बेसिस पे प्रोडक्शन कैपिटल और कंजप्शन कैपिटल, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ड ऑन यूज। इसमें प्रोडक्शन कैपिटल होता है हमारा, प्रोडक्शन कैपिटल, और हमारा कंजप्शन कैपिटल, कंजप्शन। तो लैंड पढ़ लिया हमने, लेबर पढ़ लिया, उसके बाद कैपिटल पढ़ लिया, कैपिटल की क्लासिफिकेशन में आ गया, और लास्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत लार्ज टॉपिक, और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको लास्ट में जब देखेंगे, जब सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो हमारा इंटरप्राइज किस किस तरीके का है, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे है, ठीक है, या पार्टनर बेसिस पे है, ठीक है, या कोऑपरेटिव बेसिस पे है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो कि उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसको हम लोग एक बात करें तो एक हो सकता है इंडिविजुअल बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक का होगा, या तो पार्टनरशिप में होगा, पार्टनरशिप में होगा, ठीक। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और तीसरा हो सकता है हमारा ज्वाइंट स्टॉक हो, मतलब बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइंट स्टॉक में हो, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक। और जो चौथा है वो कोऑपरेटिव। यही चार तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट एडवांटेज इंटरप्राइज भी इसको कर सकते हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो की ओनरशिप की बात करते हैं, ओनरशिप जो है एक के पास हो, सिंगल पर्सन इज ओनर ऑफ इंटरप्राइजेस, सिंगल ओनरशिप, सिंगल पर्सन ओनर। जब सिंगल पर्सन उसका ओनर होगा तो उसको हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, ठीक। पार्टनरशिप मतलब ज्वाइन टुगेदर, मतलब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, जब लोग इसमें जुड़ के ओनर बनते हैं तो इसको पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, ज्वाइंट स्टॉक का जो होता है, ये ज्यादातर क्या होता है, कंपनियां जैसे इन्फोसिस है, टाटा है, ये आईटी बेस्ड कंपनी, वो क्या करती है अपने शेयर्स या मार्केट में सेल करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके शेयर होल्डर हो उन्हें। तो ज्वाइंट स्टॉक इंटरप्राइजेस में बहुत लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक वाले में लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, होल्डर, ठीक। अब इन तीनों का जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक। अब इसमें क्या है कि जो कि कोऑपरेटिव है या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है, सर्विस। हमको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, वेलफेयर के लिए काम करना, प्रॉफिट के लिए नहीं काम करना है, ठीक है। तो ये एक चीज होती है जो कि तीनों और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक। अब कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस का जो मोटो होता है, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट। इसका मतलब ये होता है एक आदमी है, उसकी एक ही वोट मानी जाएगी, ठीक। एक आदमी की केवल एक वोट मानी जाएगी, चाहे कुछ भी हो। जबकि ज्वाइंट स्टॉक में क्या होता है, वन शेयर वन वोट, वन शेयर वन वोट। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है, यानी कंपनी का 10% शेयर है, तो आपके शेयर की, आपके वोट की वैल्यू भी 10% हो जाएगी। लेकिन कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं है, आपके पास कंपनी का भले 90% शेयर हो, लेकिन आपका वोट केवल एक माना जाएगा। तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका उसके पीछे जो मोटो होता है, वन शेयर वन वोट, जबकि कोऑपरेटिव में वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट चलता है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद चलते हैं मार्केट पे, ठीक। अगर आप बोल रहे इंपॉर्टेंट वन इंपॉर्टेंट मैन, मार्केट। सर हाँ अगर आप बोल रहे वन मैन वन वोट, तो जहाँ पे ज्यादा हाँ मैन रहेंगे वहाँ पे ज्यादा वोट होगा तो उसी पार्टी की मानी जाएगी ना। हाँ हाँ, मतलब जैसे कि इलेक्शन होती है, तो ऐसा नहीं कि हम मुकेश अंबानी वोट देंगे तो उसका उनके वोट की वैल्यू 100 गुनी हो जाएगी। इलेक्शन अच्छा। मतलब क्या होता है, मुकेश अंबानी वोट दिए या एक रिक्शा वाले ने वोट दिया, उस वोट की वैल्यू एक ही है, हम्म। ठीक।
लेकिन अगर एक रिलायंस की शेयर को, मतलब जियो की शेयर को बेचना है, खरीदना है, उसका क्या होगा? जिसके पास ज्यादा शेयर है वो डिसीजन लेगा। ठीक है, ये बात है। ठीक। अब बात करते हैं मार्केट। मार्केट बहुत ही ऐसी चीज है, एक ऐसा प्लेस जहां पे बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी टेक प्लेस करती है, उसको हम लोग मार्केट कहते हैं। तो ये मार्केट टॉपिक ही है, अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके पढ़ेंगे कि एक ऐसे प्लेस जहां पे बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी की जाती है उसको मार्केट हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब मार्केट के स्ट्रक्चर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, मार्केट के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बायर्स होना चाहिए, सेलर्स होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, कमोडिटी होनी चाहिए। ठीक है, जिसपे आप चीजें खरीद सको, बेच सको, वो चीजें हैं। ठीक। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स पार्ट है। स्ट्रक्चर, इसमें दो तरीके से मार्केट होता है, एक परफेक्ट मार्केट होता है, एक इनपरफेक्ट मार्केट होता है। परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट मतलब होता है थ्योरेटिकल मार्केट जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल कंडीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक, परफेक्ट मार्केट और इनकम परफेक्ट मार्केट। ठीक। अब परफेक्ट मार्केट की क्या क्या खासियत होगी? परफेक्ट मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। हाँ। सर हमको इसके आगे का जो कैरेक्टरिस्टिक, टॉपिक, सर जो आगे आप बोले थे ना, आगे में थोड़ा सा सर प्रॉब्लम है। क्या? आगे वाले टॉपिक में मतलब जो आप ये पढ़ा रहे थे ना बीच में, कार्डिनल हाँ और हाँ। ऑर्डिनल अप्रोच में, हम्म। उसमें सर। ठीक है, उसको जैसे कर लेते हैं, इसको खत्म फिर बताते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्ट मार्केट किसको कहेंगे? ठीक है, तो पहले आइडियल वाली चीजें समझ ले कि परफेक्ट चीजें होती क्या है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर हो। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। पहला चीज उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होने चाहिए। दूसरा चीज, प्रोडक्ट मेरा होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब जो कि देखने में एक जैसा, होमो मतलब इक्वल। ठीक, और जीनस मतलब क्वालिटी, मतलब इक्वल क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक। तीसरी चीज, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होनी चाहिए। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी मार्केट से एग्जिट जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब किसी से पूछने की जरूरत है। तो बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, आप जिसके पास जाए उसके पास से खरीद सकते हो। सब जगह सभी दुकानों पे सामान एक जैसा मिल रहा है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, रेगुलेशन। ठीक। उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब कि रिसोर्स हमारा मोबाइल है। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स, मोबिलिटी का मतलब एक जगह से आसानी दूसरी जगह तक आसानी से जाया जा सकता, ले जाया जा सकता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। छठा क्या है? परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, सभी को मार्केट की अच्छी नॉलेज है। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द, ठीक है, पूरे मार्केट की अच्छी नॉलेज है। कोई दुश्मन नहीं है, नो एनिमी, नो राइवलरी। ठीक है, तो ये सब कल्पनाओं की दुनिया में, ऐसा रियल कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको परफेक्ट मार्केट कहते हैं। इनेमी लिख देते हैं, इनेमी। इसके बाद क्या है? नो कंट्रोल और प्राइस, प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसा ना कोई प्राइस मेकर है ना कोई प्राइस टेकर है, नो कंट्रोल ऑन प्राइस। प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हमको लगता है मैंने बताया था, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है हमारा।
और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी 0 है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का अलग से चार्ज देना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 0। परफेक्ट। तो यहाँ पे जहां भी वर्ड है परफेक्ट आप लिख लेना। तो ये चीजें हैं परफेक्ट मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक, कि जो जो चीजें हमको ये चीजें होती हैं। ठीक। अब क्या है कि अब तो नाम सुन के ही समझ में आ गया हो कि ऐसी चीजें जितनी जितनी मैंने लिखी है, ठीक, वो रियल सिचुएशन में बहुत एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारे पास कौन सी मार्केट है? हमारे पास जो मार्केट है उसको हम लोग कहते हैं, अच्छा थोड़ी सी एक और चीज बता देते हैं इसमें। ठीक है। परफेक्ट मार्केट के केस में कभी कभी यूपी कैटेगरी में ये क्वेश्चन इक्वेशन पूछ देता है कि क्या रिलेशन होता है एम आर ए आर और प्राइस में। ठीक। एम आर ए आर और प्राइस में क्या रिलेशन है? तो परफेक्ट मार्केट के केस में हमारा एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस। ये रिलेशन याद रख लेना। एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस। एम आर होता है हमारा मार्जिनल रिटर्न या मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस और मार्केट प्राइस, ये हमारा पर एक क्वेश्चन जो कि यूपी कैटेट के एग्जामों में देखने को मिलता है। ठीक। अब बात करते हैं कि परफेक्ट मार्केट में शट डाउन कंडीशन कब आती है। तो शट डाउन कंडीशन से पहले थोड़ा सा इनपरफेक्ट मार्केट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं शट डाउन कंडीशन क्या है। ठीक। तो इम्परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है, इसमें आपका होगा इम्परफेक्ट मार्केट। इसमें सबसे पहले आता है मोनोपोली मार्केट। सबसे पहली चीज है मोनोपोली। दूसरा है हमारा ड्यूओपोली। तीसरा क्या है हमारा? ओलिगोपोली। चौथा हमारा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बारी बारी चीजों को देखते हैं। अब मोनोपोली मतलब क्या होता है? मोनोपोली, मोनो मीन्स वन, पॉली मतलब सेलर, जहां पे एक सिंगल सेलर हो। सिंगल सेलर। जैसे कि आपके एरिया में पिज्जा की एक दुकान है मात्र, और उसके अलावा आपके एरिया में कोई भी पिज्जा उज्जा नहीं बनाता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो जो चाहेगा उस रेट में बेचेगा। वो चाहेगा तो पिज्जा 400 में बेचेगा, वो चाहेगा 500 में बेचेगा, चाहेगा 600 में बेचेगा। वो उसकी मर्जी है। तो ज्यादातर जो मोनोपोली मार्केट होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइस मेकर। ये जो सेलर होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइस मेकर। जो प्राइस ये चाहेगा वो ये रख सकता है, मेकर। ये प्राइस मेकर होता है। ठीक। अब जो होती है दूसरी जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है मोनोपोली में? 0। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब उस प्रोडक्ट का ना तो कोई सब्स्टिट्यूट है ना तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, तो वो 0 हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या हो जाएगी? 0। उसके अलावा या
अगर ये परफेक्ट मोनोपोली है तो 0, या तो अगर ये थोड़ा सा लो है, अगर इम्परफेक्ट मार्केट की बात करते हैं, मतलब अगर सबकी बात करते हैं तो सब में ये लो रहेगा, और मोनोपोली के कंडीशन में ये 0 रहता है, क्रॉस इलास्टिसिटी। ये सब में लो रहेगा, डिओपोली में लो होगा, ओलिगोपोली में लो होगा, लेकिन मोनोपोली में ये वैल्यू 0 होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक। एक होता है मोनोपोलिस्ट, जो होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, और इसमें क्या चीजें आती हैं, ये प्राइस कैसे बनाते हैं, इसमें एक का कर्व होता है, जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का एक कर्व होता है। हाँ, इसमें मोनोपोली का एग्जांपल है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, अगर आपको कहीं भी जाना है, इंडियन रेलवे का मोनोपोली है, वो जो फेयर रखेगा आपको लेना ही पड़ेगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवे। ठीक। और इस कंडीशन में आपको बस इसके ग्राफ में एक यही चीज नोटिस करनी है कि मोनोपोली के ग्राफ में क्या चीज आपको बस रिमेंबर करनी है, एक एवरेज रिवेन्यू होती है, एक मार्जिनल रिवेन्यू होती है। तो मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा नीचे रहेगा एवरेज रिवेन्यू को, तो मार्जिनल रिवेन्यू ऑलवेज लेस देन एवरेज रिवेन्यू, ये कंडीशन पता होनी चाहिए जो कि इसमें होता है। ठीक। और एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछता है कि डंपिंग जो है कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे देखने को मिलती है, किस मार्केट में देखने को मिलती है। तो डंपिंग जो है ये हमको मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलती है, डंपिंग। तो आपने माल लाके डंप कर दिया, और जब फायदा हुआ, जब आपको चाहिए तब आप उसको अपने हिसाब से बेच रहे हो। तो इस तरीके से जो है आपका मोनोपोली मार्केट में ये चीजें याद रखनी होगी। सिंगल सेलर होता है जिसको प्राइस मेकर कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है, एग्जांपल इसका इंडियन रेलवे है, और एमआर की वैल्यू हमेशा लेस होगी, ऑलवेज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, ऑलवेज लेस। और उसके बाद डंपिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलता है। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक भी, ये यहीं पे देख लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। मोनोपोलिस्टिक, अब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या अंतर है, तो इसमें जो हमारा अंतर है वो क्या है कि यहाँ पे जो सेलर है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर। थोड़ा थोड़ा ये हमारा परफेक्ट मार्केट की बात लग रही है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर यहाँ पे होते हैं। ठीक। लेकिन इसमें जो होता है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर हैं, ठीक है, लेकिन सबकी प्रोडक्ट अलग अलग है। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, जीनस प्रोडक्ट, और या डिफरेंट प्रोडक्ट। बहुत सारे सेलर हैं लेकिन सब अलग अलग चीजें बेच रहे हैं, किसी की ये फैसिलिटी अच्छी, किसी की वो अच्छी है, जिसकी ये अच्छी है, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन बहुत सारे तो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली मोनोपोली हो जाती है। जिसकी फैसिलिटी अच्छी होगी या जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जाहिर सी बात है आप उसको ज्यादा प्रेफर करोगे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो एग्जांपल आता है होटल रेस्टोरेंट, ये इसके फेवरेट एग्जांपल्स हैं, होटल। और कोई ब्रांड की बात करें तो जिसका एडवर्टीजमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट जिसका ज्यादा होता है उसको हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। हालांकि साबुन बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, अब हम पीएस यूज कर रहे हैं तो हमको पीएस का एडवर्टीजमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है तो पीएस हम यूज कर रहे हैं। और प्रोडक्ट अलग अलग, ऐसा नहीं कि सभी कंपनियां पीएस एक जैसा बना रहे हैं, या कोई डब बना रहा है, कोई लाइफबॉय बना रहा है, तो लाइफबॉय, डब, सिंथॉल ये सब सोप ही हैं, लेकिन क्वालिटी सबकी अलग अलग है। तो जो जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करता है, जो जितना अच्छा क्वालिटी देता है, लोग उसको उतना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट की कहानी है। ठीक। अब उसके बाद एक आता है ओलिगोपोली। ठीक। सर ये ओलिगोपोली क्या होता है? मोनोपोली का हाँ, उल्टा है, ये मोनोपोलिस्टिक। नहीं नहीं, उल्टा नहीं है, सेम है। यहाँ नहीं पे तो मतलब जैसे सेलर बहुत ज्यादा मोनोपोली, है। नहीं जैसे मोनोपोली में सिंगल सेलर थे तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर, वहां पे होमोजेनस थे, इसमें हेट्रोजीनस। नहीं नहीं, मोनोपोली में तो एक ही सेलर है और एक ही प्रोडक्ट है, तो उसमें बात ही नहीं कर सकते ना,
कंपटीशन कहाँ है उस मार्केट में, जबकि मोनोपोलिस्टिक में बहुत कंपटीशन है थोड़ा सा, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है यहाँ पे। हाँ तो ठीक सर है, यही बोले थे ना, अब मतलब अगर देखा जाए तो अपोजिट हो गए ना दोनों एक दूसरे से। अपोजिट कह सकते हैं इन द सेंस कि बायर और सेलर ज्यादा है, ठीक है, हाँ लेकिन जो मार्केट का नेचर है ये सेम है। मतलब जैसे मोनोपोली में कंज्यूमर का शोषण करते हैं, मतलब हाँ मोनोपोली से पैसे निकल, मोनोपोलिस्टिक में भी वही होता है, जो कंज्यूमर होता है वो अंत में ठगा ही जाता है। ठीक है, हाँ हाँ अभी बताएंगे मोनोजोमी होता है, ठीक है, एक ऑप्शन होता है मोनोजोनी, ठीक है, बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो एक होता है ओलिगोपॉली के बारे में बताते हैं। डुओ मतलब जो होता है, डुओपॉली मतलब यहाँ पे दो, डुओ मीन्स जो दो, यहाँ पे टू सेलर हो बस, ओनली टू सेलर्स। ओलिगो मतलब मोर देन टू सेलर्स, मोर देन टू सेलर्स, दो से ज्यादा सेलर्स होते हैं ओलिगोपॉली का मतलब। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब टू ना लिखो, इसमें लिख दो फ्यू, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ओलिगो जो वर्ड होता है फ्यू के लिए बेटर डिफाइन करता है। ठीक है, फ्यू सेलर्स होते हैं यहाँ पे, कुछ ही सेलर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होती है एक वर्ड जो इसमें ओलिगोपोली में हमेशा पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, ओलिगोपोली, पोली, किंग्ड डिमांड कर्व। किंग्ड डिमांड कर्व कहाँ देखने को मिलता है या किस तरीके के मार्केट में देखने को मिलता है, तो वो हमारा किंग्ड डिमांड कर्व ओलिगोपॉली में देखने को मिलता है। बस यही यही एकमात्र क्वेश्चन है जो पूछता है इसमें से। मतलब इसमें क्या होता है, एक तरीके से प्राइस की रिजिडिटी होती है। कर्व की अगर बात करें बनाने की, तो कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है उसमें, बस यही पूछता है ओलिगोपॉली में जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक है, मोनोपॉली से तो थोड़ा अच्छा होता है यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, और ज्यादातर हमारे नेचुरल मार्केट में, ठीक है, यही की ओलिगोपॉली ही हमको देखने को मिलती है। किंग्ड डिमांड कर्व का मतलब होता है कि इसमें सडन गिरावट आती है, मतलब एक तरीके से इलास्टिक होते होते धीरे धीरे इनइलास्टिक हो जाता है, तो बात की बात है। और एक जो क्वेश्चन देखने को मिलता है इस मार्केट में, जो कि मोनोपोली का उल्टा, जिसको एग्जैक्टली उल्टा जिसको कह सकते हैं मोनोपोली का, उसको कहते हैं मोनोजोनी। मोनोसोनी, मोनोसोनी का मतलब होता है सिंगल बायर, जिसमें सिंगल बायर हो, एक ही खरीदने वाला हो, एक मार्केट में आप ही एक खरीदने वाले हो, बेचने वाले तमाम सारे हो। तो उस कंडीशन में आप क्या होते हो, प्राइस, अब आप यहाँ पे प्राइस मेकर होते हो, और जो लेता है मतलब आप प्राइस टेकर बन जाता है वो जो दुकानदार है, जो सेलर है यहाँ पे वो प्राइस टेकर हो जाएगा। मतलब हमेशा मैं सेलर की बात करूंगा कि सेलर प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर। अगर आप उस दुकान में या उस मार्केट में सिंगल खरीदने वाले इंसान हो, ठीक है, तो आप क्या होते हो, प्राइस मतलब मेकर ही होते हो, लेकिन जो आपको दे रहा है वो प्राइस टेकर होता है, जिस रेट पे आप उससे खरीदोगे उसी रेट पे वो आपको देगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शुगर फैक्ट्री। आप फार्मर हो, आप बहुत सारे शुगर केन उठा लिए, अब शुगर फैक्ट्री जिस रेट में चाहेगी उस रेट से आपसे ये खरीद लेगी। तो जहां पे पॉली आता है, पॉली मतलब होता है सेलर, सोनी मतलब होता है बायर, मोनोसोनी मतलब सिंगल बायर, डुओ सोनी मतलब टू बायर्स, ओलिगो सोनी मतलब फ्यू बायर्स। ओके, तो ये चीज हमारा मार्केट से रिलेटेड था कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, परफेक्ट मार्केट क्या है। तो ये सब कुछ ये चीजें जो है पता होना चाहिए। सर जो टूथपेस्ट वाली कंपनी है कोलगेट हाँ क्लोजअप, वो भी मोनोपोलिस्टिक में ही होगी ना? हाँ, ये सब इसमें ही आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी जैसे कंपनी ऐसी होती हैं, ठीक है, जैसे बायलेटरल मोनोपोली हम लोग जिसको कहते हैं, जो कि जिसमें एक ही सेलर होता है, एक बायर होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई एक कंपनी है, हिंदुजा कंपनी करके है, जो कि इंडियन आर्मी के जितने भी इक्विपमेंट्स और वो सब चीजें हैं वो सेल करती है, और उसको उसके मतलब जो मशीनरी बनाती है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाती है, उसको खरीदने वाली केवल इंडियन आर्मी है, और उसको बनाने वाली केवल एक कंपनी हिंदुजा है।
तो इस तरीके की कंपनी को भी या इस तरीके के रिलेशनशिप को भी हम लोग बायलैटरल मोनोपोली कहते हैं। बायलैटरल मोनोपोली ये हो जाती है। तो ये भी एक टर्म में याद रखना चाहिए, बायलैटरल मोनोपोली। इसमें वंस बायर और वन सेलर, एक ही बायर एक ही सेलर होगा, ठीक है। तो ये थी मोनोपोलिस्टिक में टूथपेस्ट कंपनी जो हमारे कॉस्मेटिक्स में वो सारी चीजें तमाम सारी कंपनियां आ जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज आती है यहीं पे बता देता हूं कि मार्केट में शट डाउन कब आता है। सर ड्यूपोली और ओलिगोपोली का एग्जांपल। ड्यूपोली का एग्जांपल अगर बात करें तो क्या हो सकता है, ऐसी कोई दो बायर्स जो ये चीजें प्रोवाइड कर रही हो, तो देख के मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे अभी अगर मान के चलते, अगर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की बात करते, ठीक है, तो अब सब बहुत सारी खुल गई है। पहले क्या था, फ्लिपकार्ट था, अमेजोन था, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क की बात करें तो वहां पे फ्लिपकार्ट अमेजोन डुओपोली हो गया। अब क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, क्रोमा आ गया है और भी चीजें आ गई हैं, रिलायंस डिजिटल है, ठीक है, तमाम सारी चीजें आ गई। तो अब ये ओलिगोपोली मार्केट हो गया। तो उसी तरीके से कोई भी चीज, ठीक है। हाँ, डुओपोली में वो जो कोविड का ड्रग्स वैक्सीन जो बांट रहे थे, ठीक है, तो दो तरीके की थी, ठीक है। एक कौन कौन सी वैक्सीन थी, नाम तो भूल गए हम उसका, कोवैक्सीन थी, एक कोविडशील्ड थी, ठीक है। तो ये दो कंपनी थी जो कि हमारा क्या है, वैक्सीन सेल कर रही थी। तो ये चीजें हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, बस रिलेशन याद रख लेना कि शट डाउन कब होता है, थोड़ा सा जगह मिल जाए मुझे। हाँ, मार्केट शट डाउन कब होता है, शट डाउन कंडीशन, बस इस रिलेशन को दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता नहीं है। शट डाउन कब होता है, मतलब शट डाउन मतलब जब आप प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर देते हो। तो अगर शॉर्ट रन है, मतलब शॉर्ट रन मतलब कुछ समय के लिए बात करें, शॉर्ट रन कंडीशन में शट डाउन का मतलब जो होता है, प्राइस जो बाजार में आपको प्राइस जो मिल रही है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम मिले, तो मतलब ये शॉर्ट टर्म शट डाउन कहलाता है। और लॉन्ग टर्म शट डाउन जिसको कहते हैं, लॉन्ग रन शट डाउन कब होता है, जब आपको बाजार में जो प्राइस मिल रही है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से भी कम मिले, तब आपका बाजार में शट डाउन कहलाता है। ये रिलेशन बस याद रखना। और ये रिलेशन एक बार यूपी कैटेड में आया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इतनी सारी बातें रही, इसमें कोई डाउट? नो सर। सर एवरेज मार्केट प्राइस जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम रहे, मतलब जो दुकानदार ने जो बनाया उसको मार्केट प्राइस जितना बनाया उससे कम, मतलब उससे जब ज्यादा मिलेगा, ये कम मिलेगा ना मार्केट में, तब शॉर्ट रन। मार्केट और लॉन्ग रन मतलब जितना बनाएगा उससे कम मिलेगा उसको मार्केट में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो कि कोई पेंसिल बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसने लकड़ी खरीदी 100 रुपए की, ठीक, लकड़ी उसकी फिक्स्ड प्राइस हो गई, मान लो मशीन खरीदे 100 रुपए के, ठीक। अब उसके बाद उसको मशीन मशीन और सब चीजें मिला के, लकड़ी रॉ मटेरियल मिला के, ये 100 रुपए की मशीन हो गई, 20 रुपए का रॉ मटेरियल मतलब लकड़ी हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। अब 20 रुपए की लकड़ी उसने लगाई और उसने टोटल जितनी पेंसिल बनाई वो 15 रुपए में बिक रही है, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे लकड़ी है, रॉ मटेरियल। आपने क्या किया, आपको मार्केट में 15 रुपए मिला, ठीक, और आपका टोटल जो है, ठीक, लकड़ी का रॉ मटेरियल जो कि एक वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें 20 रुपए लग गया। तो देखोगे कि आपको छोटे समय के लिए आपको लगेगा यार घाटा हो रहा है मुझे, ठीक है, बंद कर देना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जो समझदार बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं कि अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट निकल जा रहा है, ठीक है, तो काम प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक, उनका कहने का मतलब ये होता है। लेकिन लॉन्ग रन शट डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे 100 रुपए की मशीन खरीदा, 20 रुपए की लकड़ी खरीदी, ठीक, 120 रुपए मेरा लग गया, ठीक, और टोटल कॉस्ट से हमको जो पूरा मिल रहा उससे भी कम मिल रहा है लंबे समय तक, टोटल एवरेज कॉस्ट, मतलब जैसे
कि 10 पेंसिल बनाई, ठीक, 10 पेंसिल बनाई, 10 पेंसिल के हिसाब से एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 12 रुपए, ठीक, मतलब 120 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि 12 रुपए हमारा एक पेंसिल की टोटल एवरेज कॉस्ट बन रही है। और मार्केट में जो उस पेंसिल की प्राइस मिल रही है वो 10 रुपए मिल रही है। मतलब यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मेरा जो मार्केट से प्राइस है उससे कम हो गया है, मतलब उससे ज्यादा है और प्राइस कम है। उस कंडीशन में हमको ये डिसीजन लेना होगा कि अब फैक्ट्री बंद कर दो, ये चलाने लायक नहीं रहेगी। ये समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक।